ज्ञानती नर्सिंग कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देखने चल रहे हैं आज रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने डिसऑर्डर होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में COPD, एम्फाइसीमा और अस्थमा, इन सब चीज़ों बीमारियों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम पहली डिजीज़ देखने चल रहे हैं अस्थमा के बारे में देखने। अस्थमा क्या होती है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर होती है ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, ये क्या होती है? डिफिनीशन सुन लीजिए, थोड़ी देर रुक लीजिए, इसको डिफिनीशन पे जाने से पहले ऐसे समझ लीजिए कि अस्थमा एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का बीमारी है जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई ना चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हम सांस नॉर्मल तरीके से नहीं ले पाते हैं। जब हम सांस नॉर्मल नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? हमारे सेल्स को अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उससे क्या होगा? हमारा जो BMI है और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सब रुक जाएंगे और फाइनली इसके वजह से कई केसेस में डेथ भी हो जाती है अस्थमा की वजह से। तो अस्थमा एक हल्की फुल्की बीमारी नहीं है, डेंजरस बीमारी है। इसमें से छींक और खांसी आती है इसमें। तो इस डिफिनीशन देख लीजिए। The bronchial asthma is a reversible bronchospasm in which there is a inflammation and narrowing of bronchial lumen. क्यों ऐसा होता है? Due to the hyperactive response to the certain stimuli, okay, which leads to wheezing and coughing on difficulty in breathing. बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि जो ये ब्रोंकियल अस्थमा है कुछ ज़्यादा नहीं है, यह एक परिवर्तन योग्य है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे कहीं भी चीज़ सूजन हो आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, ओके। और क्या होता है? नैरोइंग हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या? ब्रोंकियल ल्यूमेन, जो ब्रोंकाई जो होती है उसकी जो ल्यूमेन होती है, जैसे मान लीजिए ब्रोंकाई इस टाइप का अगर हो, जैसे मान लीजिए ये इसकी जो ल्यूमेन है, ये क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। जैसे ल्यूमेन मान लीजिए ये है तो ये इतना चौड़ा है, अब ये पतला हो गया इस तरीके से, तो इसकी ल्यूमेन क्या हो जाती है? नैरोइंग हो जाती है, ओके। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स। कुछ हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स हो जाते हैं। कौन रिस्पॉन्स ज़्यादा करता है? कुछ स्टिमुलाई आती है बाहर से, ट्रिगर करती है, ट्रिगर का काम करती है। उसके वजह से क्या होता है? लीड्स टू विजिंग मतलब घरघराहट सी आवाज़ आती है। घरघराहट मतलब सोते समय घरघराहट की आवाज़ आती है। और कफिंग, बोलते समय या सोते समय विजिंग और कफिंग आती है। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और इसके वजह से ब्रीथिंग में समस्या उत्पन्न होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। तो फिर से देख लीजिए कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? जो हमारे ब्रोंकियल ल्यूमेन होती है वो नैरो हो जाती है, ओके। नैरो क्यों हो जाती है? क्योंकि बाहर से कुछ स्टिमुलाई आते हैं, उनके हाइपर एक्टिविटी से ऐसा हो जाता है, ठीक। और इसके देखने को कैसे मिलता है, कैसे पहचान में आएगा? वीजिंग होगी और कफिंग होगी और सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ओके। तो ये तरीके से हम पहचान लेंगे, वीजिंग, कफिंग और ऑब्स्ट्रक्शन या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये हमने डिफिनीशन के बारे में बात किया। और ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। तो जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होती है वो किसकी वजह से होती है? एलर्जन की वजह से। एलर्जिक अस्थमा इसी को बोलते हैं, यानी एलर्जी की वजह से कौन सा होती है? एक्सट्रिंसिक अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा। और जो इंट्रिंसिक अस्थमा होती है वो क्यों होती है? वो नॉन एलर्जिक होती है, यानी कि वो फिजियोलॉजिकल होती है, ओके। अब हम इसके बारे में चल रहे हैं रूट काजेस के बारे में देख रहे हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है। देखने चल रहे हैं काजेस, रूट काजेस के बारे में देखने चल रहे हैं, ओके। तो काजेज में देख लीजिए। पहला है एलर्जी सच एज फूड, पोलन, डस्ट, यानी कि एलर्जेंट या एलर्जी एजेंट, एलर्जिक एजेंट। कौन कौन? फूड, कुछ लोगों को किसी पार्टिकुलर फूड से, मछली से, मीट से, मिल्क से, विटामिन रिच फूड से इत्यादि फूड से क्या होती है? एलर्जी होती है। किसी को पोलन से, पोलन ग्रेन जो होते हैं हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में, तो उसकी जो पोलन होती है उससे भी एलर्जी होती है। डस्ट से, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, उसमें रेसेस पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है, ठीक है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि जो एलर्जी है ना, सबसे मोस्ट कॉमन काज होती है
अस्थमा के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए सबसे, कोई पूछे मोस्ट कॉमन काज कौन है तो आप बताएंगे एलर्जी। अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो बताइए इनमें से किससे सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, एलर्जी पे। सबसे ज़्यादा अस्थमा होती है तो एलर्जी की वजह से होती है, ठीक है। एलर्जी किसकी वजह से होती है, एलर्जिक एजेंट जैसे कि फूड और पोलन ग्रेन और डस्ट की वजह से। दूसरा काजेज में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू और निमोनिया। जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन कई टाइप की होती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शन होती हैं। तो उसमें क्या है, कोल्ड, जब आपको सर्दी जुकाम होती है, फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है या निमोनिया हो जाता है, तो इन केसेस में, इस टाइप के इन्फेक्शन में आपको ब्रोंकियल अस्थमा होने की रिस्क बढ़ जाती है, ओके। स्मोकिंग जब आप ले रहे हैं तो इसके वजह से भी बढ़ जाती है, क्या, धुआं, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो धुआं नहीं करना है, वरना ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगी, आप धुआं हो जाएंगे। फिजिकल एग्जर्शन, फिजिकल एग्जर्शन का मतलब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो हमारी होती है उसको हम फिजिकल एग्जर्शन बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का खर्च ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, हाथ उठाते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि प्रकार के अनुलोम विलोम, प्राणायाम, नया आयाम, पुराना आयाम, सब आयाम, डिफरेंट टाइप के आयाम जो होते हैं, उसके वजह से जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जर्शन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मतलब, क्या, एयर का पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के गैसेस, CO2 का लेवल बढ़ना, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, CO2, SO2, फास्फीन वगैरह, CFC, ग्लोबल वार्मिंग, इत्यादि प्रकार के पोल्यूशन की वजह से। टॉक्सिन के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो टॉक्सिक हो हमारे लिए, तो एयर पोल्यूशन और टॉक्सिन इसके लिए कारण है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। तो जो लोग पोल्यूशन एरिया में, एयर पोल्यूशन एरिया में, जैसे दिल्ली हो गई सबसे पोल्यूशन है, और आगरा हो गया, ये सब पोल्यूटेड जो शहरें हैं, यहाँ पे रहने वालों में इस टाइप की बीमारियाँ होने के चांस ज़्यादा रहती हैं। अगला है वेदर एंड स्पेशली एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, जब मौसम बदलता है, वेदर मतलब जब मौसम चेंज होते हैं, जैसे रेनी सीजन से विंटर सीजन हो गया, विंटर से समर सीजन, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सा चेंज हो जाता है, एक्सट्रीम चेंज होता है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, या बहुत लो हो जाता है, तो उस टाइप के कंडीशन में हमको ये होने को मिलता है, होता है। अगला देख रहे हैं ड्रग्स सच एस्प्रिन, कुछ भूत टाइप के, समझ रहे हो, खूंखार टाइप के मेडिसिन भी होती हैं, जैसे एस्प्रिन, खाने में मज़ा आता है लेकिन खाइएगा नहीं, क्योंकि देख लीजिए ये इसमें किस लिए है, काजेज में है, इसकी वजह से भी हो सकती है। तो जब खाएं ना ऐसे, तो धड़ल्ले से चाँप के एकदम खाना शुरू मत कीजिए, इसको थोड़ा खाने से पहले प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से खाइए, ठीक है। और एनसाइड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है, जैसे इसके अंदर पैरासीटामोल आती है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, 3 तरीके के ग्रुप ऑफ ड्रग्स को एनसाइड बोलते हैं, यानी कि बुखार को कम करने वाले, दर्द को कम करने वाले और सूजन को कम करने वाले दवाओं को ग्रुप को एनसाइड बोलते हैं। इसमें पैरासीटामोल आती है, इबुप्रोफिन आती है, दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक आती है, समझ रहे हैं ना। तो इस सब चीज़ों को लेने से भी हो सकती है, और बीटा ब्लॉकर लेने से, बीटा ब्लॉकर में एटोनोमोनोलाल, जो लाल जिसके अंदर लगे होते हैं वो बीटा ब्लॉकर में आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर टाइप की जितने भी दवाई होती हैं उसके होने से भी होता है, ठीक है। तो एस्प्रिन हो गया, एनसाइड हो गया, बीटा ब्लॉकर लेने से हमको ये होता है। फूड एडिटिव मतलब ऐसा हम कोई खाना खा रहे हैं जिसमें मिलावट है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पार्टनर या किसी के पार्टनर से क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फैमिली में किसी प्रकार का कोई लॉस हो गया, तो इत्यादि प्रकार के जो कंडीशन में जो इमोशनल डिस्ट्रेस होती है या स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है, तो उसके वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा होने की वजह से, कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, हमेशा आंसू आ जाते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस तरीके से कंडीशन में भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इसके बारे में आप देखने चल रहे हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, पहला साइन एंड सिम्टम क्या है, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्पनिया,
मतलब जहाँ भी पनिया आ गया तो मतलब सांस लेने की बात है। तो जब हमारी सांस की लेने की दिक्कत आ जाए, शॉर्टनेस होना है, सांस लेने में नहीं पा रहे हैं, घबराहट सी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा? डिस्पनिया होगा, कफ होगा। साइन सिम्टम क्या होगा? कफिंग होगी, विजिंग एंड विजिंग साउंड। विजिंग साउंड मतलब घुर्र घुर्र घर घर सी आवाज़ आएगी, इसमें घुरघुराहट होगी। ठीक है, ठीक है। तो जब घरघराहट घुरघुराहट होगी तो क्या होगी? विजिंग साउंड बोलेंगे उसको। समझे कि ना समझे? अब देखिए, क्लासिफाइड सिम्टम ऑफ अस्थमा। ये जो विजिंग होती है इसको क्लासिफाई किया गया है कि सिम्टम होता है। यूज फॉर ये है एसेसरी मसल ऑफ द ब्रीथिंग। कुछ एसेसरी मसल का यूज करने लगे हम ब्रीथिंग के लिए। ओके। साइनोसिस। साइनोसिस क्या होती है? जब हमारा स्किन, नेल और जो हमारे लिप्स हैं ये ब्लू हो जाएं। ठीक है, जैसे पिंक लिप हो तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर ब्लू हो जाए तो गलत बात है, तब साइनोसिस हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर किसी का स्किन या लिप्स या नेल्स, नॉर्मल कलर तो पिंक और ब्लैक तो होती है, नॉर्मल लिप्स होती है स्किन, लेकिन अगर वो ब्लू में चेंज हो जा रहा है तो दिक्कत की बात है और साइनोसिस हो रही है, हो सकता है कि आपको अस्थमा हो। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाती है? स्किन, लिप्स और नेल ब्लू में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है ब्लू में? कभी सोचा है? तो किसी भी टिश्यू को या सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो ब्लू में चेंज हो जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कहाँ पे? ब्लड में। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगी तो स्किन ब्लूइश में हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं साइनोसिस। टेकीकार्डिया क्या होती है? टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। नॉर्मल होता है कितना? 60 से 100। तो अगर 60 से कम हो जा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है तो टेकीकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ जाना। ओके, तो इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगी क्योंकि हम सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और सप्लाई हो नहीं रही है तो हमारा जाहिर सी बात है कि ब्रीथिंग की रेट बढ़ेगी, और ब्रीथिंग की रेट बढ़ेगी तो हमारा टेकीकार्डिया होगा ही। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। एंजाइटी हो जाएगी, चिंताएं सताएगी। ठीक है। रेस्टलेसनेस, आराम नहीं मिलेगा, हमेशा चिंतित रहेंगे, क्या करें, हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, सोचते रहेंगे बावले होके। ठीक है। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, हमारा जो ये सीना है ये थोड़ा टाइटनेस महसूस होगा, एकदम नॉर्मल नहीं होगा, ऐसा लगेगा अकड़ा अकड़ा सा, जकड़ा जकड़ा सा लगेगा। ठीक है। डायफ्रोसिस। डायफ्रोसिस ये भी सिम्टम है, इसका साइन सिम्टम। ये क्या होता है कि जब आपके शरीर से पसीने आने लगे, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग मतलब होता है पसीना आना। तो जब एक्सेसिव या एबनॉर्मल स्वेटिंग हो जाता है फॉर एनी रीज़न, बिना किसी कारण से, विदाउट एनी रीज़न होना चाहिए था, फॉर विदाउट एनी रीज़न, तो उसको बोलते हैं डायफ्रोसिस। तो ये हमने साइन सिम्टम देखा। अब इसके बारे में देखने चल रहे हैं।